देखिए अब जो बात शुरू होने जा रही है वो है मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि संवेग और न्यूटन के द्वितीय नियम, गति का दूसरा नियम, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले संवेग की बात करते हैं। और संवेग की बात करने से पहले एक सिनेरियो समझिए, एक सीन समझिए। क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल आप कैच लेते हो। जब आप कैच उसका लेते हो, उसे पकड़ते हो, तो क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए क्या करते हो? अगर वो तेज आ रही है, क्रिकेट की बॉल अगर तेज आ रही है और अगर धीमे आ रही है, तो आप क्या करोगे? जब तेज आती है तो उसे पकड़ने के लिए आप हाथ को थोड़ा और पीछे तक ले जाते हो, और जब धीमे आती है तो आसानी से पकड़ लेते हो, है ना? यानी कि तेज बॉल जब आ रही है तो उसके लिए बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, धीमे आ रही है तो उसके लिए बल कम लगाना पड़ रहा है। यानी कि बल यानी फोर्स जब भी हम लगाते हैं तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, भारी कितनी है चीज और उसका वेग कितना है, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगाओ। द्रव्यमान और वेग दोनों को एक साथ मिला दो, गुणा कर दो, तो जो राशि आती है उसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं? संवेग कह देते हैं। तो संवेग को लिखते हैं P से। P इज इक्वल टू M इंटू V। ठीक है, वेग को V से लिखते हैं, स्मॉल v, और ये M हो गया द्रव्यमान। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। यही चीज लिखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इसकी संवेग की। अब संवेग का मात्रक क्या होता है? क्या चीज हम देखेंगे अब? मात्रक। मात्रक, संवेग का मात्रक। इसको थोड़ा सा अभी रोक देते हैं इधर नीचे। इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका मात्रक हो। संवेग समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? यानी कि अगर हम कोई गतिशील वस्तु है या कोई भी वस्तु रखी हुई है विरामावस्था में या गति अवस्था में, दोनों में, अगर कोई ऐसा ही, अगर आप देखिए विरामावस्था की स्थिति ले लीजिए, दो गोट्स रखी हुई है, गोटे हैं दो कैरम की, और इन दोनों को आप समान बल से मारिए, एक पे कम बल लगाइए, एक पे ज्यादा बल लगाइए, तो जिस पे कम बल लगाएंगे वो कम दूर जाएगी, जिस पे ज्यादा बल लगाएंगे वो ज्यादा दूर जाएगी। यानी बल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर। जब कम बल लगाया है तो उसका वेग कम होगा, दूरी कम तय करेगी। ज्यादा बल लगाया है तो वेग ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी। जब समान द्रव्यमान है, गोट तो दोनों सेम थी, है ना, कैरम की। तो आपने देखा कि जब कभी बल लगाते हैं तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो उसका द्रव्यमान और साथ ही साथ उसका वेग, दोनों चीजों पर डिपेंड। तो द्रव्यमान और वेग को दोनों को मिला दीजिए और जो चीज आएगी उसे हम क्या कह देंगे? संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, इसका वर्ड का बड़ा यूज करते हैं हम लोग, ये मोमेंटम टूट गया। कोई काम कर रहे थे, उसमें जारी थे, कहते मोमेंटम टूट गया हमारा, यार हम तुम बीच में आ गए, घुस गए, तुमने यार हमारा मोमेंटम तोड़ दिया। हम अपना रिदम में काम कर रहे थे, यानी हम अपना द्रव्यमान था और अपना काम कर रहे थे लगातार, तो उसका मोमेंटम तुमने तोड़ दिया। ये हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं, साइंटिफिक वर्ड कुछ हम लोग डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो उसमें से एक वर्ड है मोमेंटम यानी कि संवेग। क्लियर है? संवेग समझ में आ गया। अब इसी से बनता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम लीजिएगा, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, इसे हम हटा दे रहे हैं, मोमेंटम वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। गति का जो दूसरा नियम है वो क्या है? गति का दूसरा नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर, इंग्लिश में कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी किस दर से
संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कह देंगे? फोर्स कह देंगे। यही बात यहाँ लिखी हुई है, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है। समझ में आई बात या नहीं? जो संवेग परिवर्तन की दर है किसके बराबर है? बाह्य बल के बराबर है। यानी कि आपने कहा जो फोर्स है वो किसके बराबर है? संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी, स्मॉल पी है संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर, जब कभी दर लगी होती है, हमने आपको पहले बताया है, त्वरण क्या था? वेग परिवर्तन की दर। जब दर लगी होती तो नीचे हम क्या लगाते हैं? समय से भाग कर देते हैं, बताया था। तो संवेग परिवर्तन की दर है ये। संवेग परिवर्तन मतलब पहले कुछ संवेग रहा होगा P2 फाइनल माइनस P1 इनिशियल बटे T2 माइनस T1। समझ में आई बात है नहीं? इसी को हमने डेल्टा से लिख दिया। डेल्टा का मतलब होता है P2 माइनस P1, डेल्टा का मतलब हो गया T2 माइनस T1। समझ में आई बात है नहीं? अब P क्या है? P तो है M इंटू V। अब कोई गोली थी, कोई गेंद थी, हमने जब गेंद से बात शुरू करी है तो एक गेंद है, उसका द्रव्यमान तो समान ही था। हमने जब उसे उठाया गेंद को और फेंका, एक गेंद को मान लीजिए हमने उठाया और एक फेंका, यानी एक वस्तु को हमने विराम अवस्था से u बराबर u था विराम अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक वेग u था और इसका द्रव्यमान m था। जब इसको हमने फेंका तो t समय बाद, यहाँ t1 था समय और जब t2 समय आया तो इसका वेग हो गया v और समय द्रव्यमान तो समान ही रहेगा, समय हो गया t2। यानी कि जो वस्तु की शुरुआत करी थी m द्रव्यमान की कोई वस्तु t1 समय में प्रारंभिक वेग u1 था और इसका वेग बढ़ के t2 समय में v हो गया, द्रव्यमान समान रहा। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? p। तो यहाँ जो मोमेंटम हुआ p1 कितना हुआ? m इंटू u, यही तो हुआ। वेग इसका u था, m ये था, देखिए m इंटू वेग, यही तो होगा मोमेंटम, ठीक है। वेग और इसका तो गुणनफल है। यहाँ मोमेंटम t2 पे कितना हो गया? मोमेंटम p2 हो गया, p2 कितना आया? m इंटू v। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ रख दीजिए p1 और p2 की जगह पे ये रख दीजिए mu माइनस p2 है, पहले p2 रखा जाएगा, mp रखा जाएगा माइनस m इंटू u बटे p2 माइनस p1। समझ में आई बात है नहीं? अब इसका क्या लेते हैं? m दोनों की कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। m बराबर m ब्रैकेट p माइनस u बटे t p2 माइनस t1। समझ में आई बात है नहीं? अब इसे अलग अलग कर लो, m बाहर निकाल लो और इसको पूरा अलग कर दो। p माइनस u बटे t2 माइनस t1 को कह दिया डेल्टा t। आपस से कह दो डेल्टा t है ना? समझ में आई? p माइनस u बाई डेल्टा t क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ये वेग परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? त्वरण लिख देंगे गुणा m बराबर किसके चल रहा था? फोर्स। तो F बराबर हो गया m इंटू a, आ गया? F बराबर m इंटू a आ गया। और यही फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये आ गया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आई बात क्या नहीं? गति का द्वितीय नियम समझ में आया? इसका प्रयोग क्या है? देखिए आपका जितना भी एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो जितना भी ज्यादा होगा उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, एक बॉल है जो तेजी से आ रही है, उसका मोमेंटम धीमा करने में, यानी कि कोई बॉल आ रही है वो 20-25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो आप उसे जब लाओगे तो आप क्या करते हो? पीछे की तरफ हाथ खींचते हो। ये जो हाथ पीछे की तरफ खींच रहे हो, क्यों खींच रहे हो? आप नीचे उसका वेग परिवर्तन के लिए उसका समय बढ़ा रहे हो। जब यहाँ समय बढ़ जाएगा तो बल कम हो जाएगा, बल कम लगाना पड़ेगा।
एक बॉल है, आप ऐसे पकड़ लो, बहुत तेज आ रही है, आप ऐसे पकड़ो, जब ऐसे पकड़ते हो तो क्या होता है, हाथ में चोट लगती है। इसीलिए तो हम हाथ पीछे लेते हैं। हाथ पीछे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अचानक से जब उसका समय हमने वेग परिवर्तन हुआ ना, तेजी से आ रही थी, अचानक से आकर रुक गई, तो वेग परिवर्तन कितनी देर में हुआ? जरा सी देर में, यानी समय हमने कम कर दिया, तो अचानक से बल बढ़ जाएगा। और अगर हमने वेग परिवर्तन का समय बढ़ा दिया, उसे खींचते लेकर पीछे तक देर तक को धीमे 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 उसे हमने कम किया, तो क्या हुआ? बल कम लगा, यानी कि चोट हमारे ऊपर कम लगी। समझ में आई बात या नहीं? इससे समझ में आया? तो फोर्स को अगर हमें कम करना है तो समय को बढ़ा दो, गति को कम करना है। अगर फोर्स कम लगाना है तो समय बढ़ा दो। आपको साइकिल में ब्रेक लगाना है, साइकिल बहुत तेज चल रही है, ठीक है, अगर दूरी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि समय ज्यादा होएगा रुकने में, तो आप कम बल लगा के भी साइकिल को रोक सकते हो। लेकिन अगर दूरी कम होती तो ज्यादा कस के ब्रेक लगाना पड़ता है, बल ज्यादा लगाना पड़ता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जब हमने समय बढ़ा दिया, गाड़ी वहां से यहाँ तक आते आते धीमे धीमे कम हुआ, कम, तो बल कम हो गया। लेकिन जैसे ही समय कम करा, बल बढ़ गया। तो वेग परिवर्तन का जो समय है, अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो बल कम होगा, और अगर घटा देंगे तो बल अधिक हो जाएगा, क्योंकि m तो सेम रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा। भाई बॉल का द्रव्यमान थोड़ी बदल रहा है, बॉल को तेज या धीमा करा जा सकता है, यानी वेग परिवर्तन ही हम उसके ऊपर ही फोर्स को डिपेंड करा देंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो ये है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है, तथा संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। आप जब कॉपी के ऊपर लिखोगे तो क्या करोगे, कैसे लिखना है? आप सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लोगे कॉपी के ऊपर, ये पूरा लिख दिया, ठीक, इसके बाद ये लिख दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ लिखा नीचे, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, t1 समय में प्रारंभिक वेग u1 से गतिमान है, तथा t2 समय पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तब इसके बाद इसके आगे, तब गति के द्वितीय समीकरण से इसके आगे फिर ये p2 माइनस p1 t2 माइनस t1, और इसमें ये मान रख दोगे और यहाँ निकालते हुए पूरा ये लिख दोगे। लास्ट में ले आओगे F बराबर हमें बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहीं पे हमारा गति का दूसरा नियम खत्म हो जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो F बराबर हो गया ma, लेकिन बल का मात्रक क्या होगा? बल का जो मात्रक है m इंटू a है। m मतलब मास, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, a का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हमने एक और एसआई पद्धति में नाम दे दिया न्यूटन। इसीलिए बल का मात्रक हो गया न्यूटन, n से लिखते हैं, ठीक है। एक न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ये बल का मात्रक हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी खत्म हो जाता है। मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्रव्यमान, भार, सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम की नेक्स्ट वीडियो में। चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा।